हेलो बुरे लोगों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया ही होगे, मुझसे तो बढ़िया ही होगे, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना, कमेंट कर देना। एपिसोड की तरफ चलेंगे उससे पहले तुम लोगों से एक चीज, तगड़ा सपोर्ट दिखाओ, तगड़ा वाला। मुझे और कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट सजेस्ट करो। लाइक किसी भी कैरेक्टर के बारे में तुम्हें जानना है, वो किसी भी नोवेल का हो। दुनिया में कोई भी नोवेल या एनीमे तुम सुनते हो, देखते हो, उस कैरेक्टर के बारे में तुम्हें जानना है, उस चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन या एनीमे या नोवेल, किसी भी चीज के बारे में बस मुझे बता देना। मैं उस चीज के बारे में इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को बता दूंगा। वो क्या है ना, किस तरीके से वेरिएशन ऑफ कंटेंट अपने चैनल में रहेगा, मतलब एक सा कंटेंट नहीं रहेगा, है ना। तो बता देना। अभी के लिए एपिसोड की तरफ चलेंगे और बात करते हैं क्या होने वाला है आज के एपिसोड पे। तो यहाँ के इस टाइम पे कहता है कि भाई वो फ्रूट जो मैंने तुझे दिया उसे किसी अच्छे पर्सन को दिखा लेना और चेक करा लेना, ऐसे ही कंज्यूम मत कर लेना। जिस पे जो अपना ये बंदा होता है कौन कोई, वो तुरंत ही कहता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। जिस पे अंकल कहता है ठीक है फिर, और ज्यादा पोलाइटली बात नहीं करता। तभी कौन कोई तुरंत ही कहता है अलविदा, और पीछे मुड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके पोलाइट वर्ड कहने की कोई उम्मीद यहाँ को वैसे भी नहीं थी, तो यहाँ उसे इग्नोर मार देता है। पर यहाँ को इस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे ये कौन कोई गायब हुआ था, और मनीमत बुदबुदाते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, और फिर उसके पीछे पीछे चला जाता है। हालांकि कौन कोई और उसने अनजाने में एक ही बात चूज कर लिया था, लेकिन अब पीछे मुड़ना भी इम्पॉसिबल था। क्योंकि अगर यहाँ से पीछे मुड़कर भी जाता है तो हो सकता है उस रास्ते पे भी कोई ना कोई लोग चल चुके हों, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। लगभग आधे घंटे तक सीधा चलने के बाद यहाँ का एक प्लेस पे जाकर पहुंचता है जहाँ पे एक पर्सन खड़ा था। तो स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर कौन, क्या आप यहाँ पे मेरा इंतजार करें। जिस पे कौन कोई कहता है नहीं, यहाँ पे एक मोड़ है जहाँ दो रास्ते हैं, आप किस तरफ वाले में जाना चाहते हैं। यहाँ का यहाँ रुक जाता है और कंफ्यूज होता है। अब उसे समझ आया था कि कौन को यहाँ वेट क्यों कर रहा था, ताकि दोनों अलग अलग रास्ते पे जा सके। तभी यहाँ के कहता है ब्रदर कौन सा वाला रास्ता लेने वाले हैं। जिस पे कौन कोई तुरंत ही कहता है जो तुम नहीं लेने वाले हो वो मैं ले लूंगा। तभी यहाँ के कहता है लेकिन मुझे तो लगता है ब्रदर कौन मेरे लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि, तभी कौन कोई कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत बोलियो, अपना एक रास्ता चुनो और जल्दी से यहाँ का काम खत्म करो। जो देखकर यहाँ कहता है ठीक है फिर मैं इस तरफ जाऊंगा, और राइट साइड के रास्ते को क्या ने चूज कर लिया था। जो देखकर कौन कोई बिना एक सेकंड गवाए लेफ्ट साइड वाले रास्ते पे भाग जाता है। जो देखकर यहाँ कहता है आदमी काफी अजीब है, और राइट साइड की तरफ मुड़ जाता है। दरअसल कौन को यहाँ पर जानबूझकर उसका इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो यहाँ का भी एक ऐसा ही रास्ता चूज करना चाहता था जिसपे कोई चला ना हो। हालांकि उसमें खतरा होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी होंगे जो कि उसके खुद के होंगे। चलते हुए यहाँ का आखिरकार रास्ते के एक एंडिंग पर पहुंच जाता है, जहाँ यहाँ को एक लाइट दिखती है और महसूस करता है कि वहाँ पे एक गेट है। यहाँ के अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और कुछ देर बाद वो दरवाजे से बाहर निकलता है तो सामने एक सफेद जड़ की सीढ़ी होती है। ये सीढ़ी इतनी लंबी थी कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट दिख नहीं रहा होता, जैसे मानो एंडलेस यूनिवर्स में फैली हो। और सीढ़ियों के राइट साइड पे एक इनक्रिप्शन लिखा हुआ होता है स्टोन पे, फ्लोइंग टाइम स्टेप। यहाँ का को समझ नहीं आता कि इन सीढ़ियों में ऐसा भी क्या है, लेकिन उसे पता था कि कुछ तो है, इसीलिए वो जल्दबाजी से आगे नहीं बढ़ता। लकीली यहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए थोड़ी देर सोच विचार के बाद यहाँ का हुआ किंगसी को बाहर बुला लेता है। स्टार सोल पैलेस की डिसाइबल थी, तो 4 सीजन नीलम खुलने की तैयारी में ये भी थी, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होनी चाहिए कि इसे फ्लोइंग टाइम टेम्पल के बारे में काफी कुछ पता होगा। जैसे ही वॉकिंग से बाहर आती है वो चारों तरफ हैरानगी से देखने लगती है। तभी अंकल कहता है ये फ्लोइंग टाइम टेम्पल है। जो देखकर वॉकिंग से तुरंत आती, क्या फ्लोइंग टाइम टेम्पल, तुमने सच में इसे खोज लिया। तभी आगे कहता है ये बस महज एक कोइंसिडेंस था, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ क्यों अपेयर हुआ। खैर चलो पहले से एक्सप्लोर कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ का इस सीढ़ी के बगल में रखे हुए व्हाइट टैबलेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो देखो। वो किंगसी की बॉडी कांपने लगती है और वो तुरंत ही कहती है फ्लोइंग टाइम स्टेप। तभी आगे कहते क्या तुम्हें बाकी इसके बारे में कुछ पता है, मुझे जल्दी बताओ ये चीज क्या है। वह किंगसी कहती है ऐसा कहते हैं कि इसमें फ्लोइंग टाइम एम्परर की जो पावर है, टाइम की पावर, वो इसके अंदर है। जो भी लोग इसे चलते हैं वो इस टाइम की पावर को महसूस कर सकते हैं, और अगर वो इसे समझ पाए तो ये कल्टीवेटर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ऐसा कहते उसकी आंखें एकदम चमक रही होती हैं। तभी आगे कहता लेकिन अगर फेल हो गए तो। तभी वह किंगसी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद रिजल्ट बहुत टेरिफाइंग होगा। यहाँ के समझ जाता है वह किंगसी को भी फ्लोइंग टाइम टेम्पल के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन उससे ज्यादा ही पता था। तभी वो तुरंत ही कहती देखो तुम ऊपर जाना चाहो या ना जाना चाहो, पर मैं ऊपर जाकर देखना चाहती हूँ। तभी आगे कहते जब इतना अच्छा मौका हमें मिला है तो मैं ऐसे गवा नहीं सकता, मुझे झांगरोसी को भी बुलाना चाहिए। झांगरोसी को बुलाने के बाद यहाँ के उसे टाइम स्टेप के बारे में बताता है, और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता वो पॉसिबिलिटी भी बता देता है। जिसके बाद उसे डिसाइड करना था कि वो ऊपर जाना चाहती है या नहीं। तभी यहाँ के कहता लेकिन चिंतित मत हो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें वर्ल्ड बीट के अंदर भेज दूंगा। जिस पर रूसी तुरंत ही कहती है मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। लड़की में जरा संकोच नहीं था, बल्कि ये तो काफी एक्साइटेड लग रही थी। जिस पे वह किक से स्माइल करते हुए कहती है छोटी बच्ची काफी छोटी है लेकिन काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है।
तभी आंके कहता है चलो फिर साथ में ऊपर चलते हैं, लेकिन हाँ मुझसे ज्यादा दूर मत जाना, वरना अगर कुछ हुआ तो हो सकता है कि मैं तुम्हें वापस से सीलवर्ड पर्ल में ना भेज पाऊँ। अगले ही पल ये एक साथ सीढ़ियों पे चलते हैं और सीढ़ी पे कदम रखते ही व्हाइट मिस्ट सी निकलती है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे आप बादलों पे चल रहे हो। उसी समय आंका की बॉडी भी कांपती है और उसे महसूस हुआ जैसे मानो कोई अजीब सी पावर उसकी बॉडी में फ्लो हो रही हो, और ये काफी पावरफुल और प्योर थी, जो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। लेकिन इसे महसूस करते हुए आंका को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो एक पल में कई साल बीत गए हो। उसकी ताकत स्वाभाविक तौर पर अपने आप बढ़ रही थी। सब कुछ एक पल में हुआ था, लेकिन इन्हें लगा था जैसे कई साल बीत गए। आंका ने चारों ओर नजर डाली तो पाया कि झांग रोसी और हुआ किंगसी दोनों ही सेफ है और हेल्दी दिख रही है। और जब उसे यकीन हो गया कि वो ठीक है तो उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल एक बार फिर से प्योर एनर्जी आंका के सोल सी को और बॉडी को प्योर करने लग गई थी। शुरुआत में आंका आराम से इस एनर्जी के साथ साथ दोनों लड़कियों को भी ध्यान से देख पा रहा था कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आंका ऊपर जाता गया, उसकी बॉडी में हो रही पावर के चेंजेस और एनर्जी के एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में डूबता चला गया, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आंका कहता क्या ये है टाइम का फ्लो? कितनी मिस्टीरियस पावर है। अभी तो कुछ ही समय बीता है, लेकिन ये पावर ऐसा महसूस करा सकती है जैसे मानो बहुत साल बीत गए हो। इस तरीके की पावर तो पावर ऑफ स्पेस से भी ज्यादा सीरियस है। लेकिन तभी अचानक एक हवा का झोंका आता है और यांग काई जागता है तो वो देखता है झांग रोसी उससे 7-8 कदम ऊपर चल रही थी। पसीने से तरबतर थी, कपड़े बॉडी से चिपके हुए थे, जैसे उसकी ब्यूटीफुल फिगर साफ सो हो रही थी। और जब वो आगे बढ़ती उसकी बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होती जो आसपास के एरिया में फैल जाती, जो देख के यांग काई कहता है ये क्या मजाक है। उसे पता भी नहीं चला था कि झांग रोसी ने कब उसे और कितनी तेजी से पीछा छोड़ दिया। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि पीछे छोड़ दिया, समस्या ये थी कि झांग रोसी अभी भी सेकंड लेवल ओरिजिन रिटर्निंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। और अगर यांके ने अभी अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे इस बात पर बिलीव भी नहीं होता, क्योंकि रोसी ने अगले कुछ दिन पहले ही फर्स्ट लेवल ओरिजिन रिटर्निंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। इतने कम टाइम के अंदर दोबारा ब्रेक थ्रू कर पाना आसान नहीं था, भले ही ये सेम लेवल पर छोटा सा ब्रेक थ्रू हो। हालांकि यांकाई को खुद भी ऐसा फ्लोइंग टाइम स्टेप से बहुत कुछ हासिल हुआ था, लेकिन क्लियरली झांग रोसी को मिला हुआ जो प्रॉफिट है वो उससे ज्यादा लग रहा था। तभी यांकाई को वो दिन याद आता है जब इस लड़की ने ओरिजिन रिटर्निंग रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया था और एक जायंट लेडी की फिगर क्रिएट हुई थी। यांकाई अभी भी यही सोच रहा था कि क्या ये जेनेटिक पावर के कारण हो सकता है कि झांग रोसी इतनी जल्दी पावर लेवल को ब्रेक थ्रू कर पा रही है। इससे पहले कि यांकाई अपना मुंह खोलता, झांग रोसी को पुकारता कि कहीं वो उससे और आगे ना निकल जाए, पर उसे रियलाइज हुआ कि वो तो एक वर्ड भी नहीं बोल सकता। इवन कि उसका डिवाइन सेंस भी उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा, जैसे मानो मजबूती से किसी पावर द्वारा उसे दबा दिया गया हो। यहाँ कहीं पीछे देखता है तो पाता हुआ किंग से उससे 6 कदम पीछे थी, पसीने से तरबतर काफी बुरी हालत में थी। रियलाइज हो जाता है यहाँ को इसका कल्टीवेशन से कोई लेना देना नहीं है इस टाइम स्टेप के टेस्ट का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हुआ किंगसी सबसे पावरफुल थी और उसे सबसे आगे होना चाहिए था और झांगरोसी को सबसे पीछे। यांकाई कुछ देर सोचता है और फिर झांगरो हुआ किंगसी के आने का वेट करता है। उसके अकॉर्डिंग हुआ किंगसी शायद ज्यादा देर तक ना टिक पाए, इसलिए उसे सही टाइम पे सिल्वर्ड पर्ल में ले जाना जरूरी होगा। जहाँ तक झांगरोसी की बात है तो यांकाई केवल उसे बाद में फॉलो ही कर सकता था। जैसा कि यांकाई ने अंदाजा लगाया था, कुछ ही टाइम बाद हुआ किंगसी इन स्टेप पे चढ़ते हुए इसके इफेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये जो एक्साइटमेंट था वो पेन में बदलने लगता है, जिससे उसकी लाइफ पावर कम होने लगती है और वो घबराती है और अपना सिर यांकाई की तरफ घुमाती है। लेकिन इस पल वो बोलने में कैपेबल नहीं थी और काफी चिंतित थी। लकीली यांकाई ने उसकी मूवमेंट पर ध्यान दिया था और जैसे यांकाई को यह पता चला उसने हाथ बढ़ाकर उसे सिल्वर्ड पर्ल के अंदर भेज दिया था। जिसके बाद यांकाई दोबारा जब झांगरोसी को देखता है तो उसकी धुंधली पीठ दिखाई देती है, यानी कि ये लड़की इतने कम टाइम के अंदर दर्जनों मीटर आगे जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था अपने द्वारा पाए गए प्रॉफिट्स में पूरी तरीके से मगन है और बिना रुके ऊपर चढ़ती जा रही है, जो देख कर यांकाई भी कोई कमी नहीं छोड़ता और झांगरोसी को कैच करने के लिए पूरी स्पीड से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। भीड़ों लोगों उसी टाइम पे फ्लोइंग टाइम टेम्पल के भीतर किसी अननोन डार्क प्लेस के एक हॉल में एक अनक्लियर सी धीमी सांस तेज धड़कने सुनाई दे रही थी। हॉल के चारों तरफ एक बेहद मिस्टीरियस सा प्रेशर था। यदि कोई नॉर्मल पर्सन यहाँ एंटर करे तो शायद इस प्रेशर में ही फट जाए। इवन के एम्परर लेवल का वॉरियर भी यहाँ पे आते ही सौरे से कांप उठे और एक निश्चित मूवमेंट पे अंधेरे में 2 लंबी लाल लाल बत्तियां जलती हैं और एक गहरी सांस आती है। ये लाल बत्तियां कुछ और नहीं बल्कि 2 लंबी आंखें थी। ये आंखें एंडलेस क्रूरल इंटेंट और टेरिफाइंग ऑरे से भरी हुई थी, जैसे मानो ये किसी को भी मार सकती है और खा सकती है। तभी आवाज आती, ओह तो आखिरकार कुछ नन्हे मुन्नों को फ्लोइंग टाइम टेम्पल मिल ही गया। और अचानक ही अंधेरे में एक दबी हुई आग भड़क उठती और आग से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है। इवन की लेटे हुए तरीके पे भी ये 3 मंजिल लंबी इमारत जितना लगता था, जो शेर और बैल के फ्यूजन से बना हुआ लग रहा होता और पूरी बॉडी से लाल फ्लेम में फूट रही होती है।
इवन की पीठ में 2 लाल कलर के बिंग भी होते हैं और एक रेड कलर का आर्मर से कवर किए हुए होता है। आवाज आती है, लगता है अब इस महाराज का कर्तव्य पूरा हो गया। आखिर इतने सालों के बाद अब मैं फ्री हो सकता हूँ। जैसे ही आवाज आई पूरा हॉल कांप उठा और अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो ऐसा लग रहा होता है जैसे स्पेस के आर पार देख पा रहा हो वो मॉन्स्टर या पर्सन। चारों ओर देखते हुए वो बुदबुदाते हुए कहता है, देखते हैं इन नन्हे मुन्नों में किस तरीके का टैलेंट है। इनकी पावर को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्लोइंग टाइम टेम्पल के अंदर मौजूद दर्जनों कल्टीवेटर्स में से कोई भी इनकी निगाहों से बच पा रहा था। देखते हुए ये जानवर भी कमेंट कर रहे थे कि इस लड़के का टैलेंट बुरा नहीं है। हाँ, ये इस महाराज की आंखों में आने के लिए काफी नहीं। ओह, ये लड़की बुरी नहीं है, उसकी बॉडी काफी अच्छी है, कल्टीवेशन लेवल बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन उसके पास एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट है। वो किसी ग्रेट एम्परर की डिसेंडेंट जरूर होगी, है ना? लेकिन वो मुश्किल से ही रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रही है। उन ग्रेट एम्परर से निपटना आसान नहीं होता। फ्लोइंग टाइम टेम्पल में चुना गया हर एक पाथ अलग अलग था और उनमें मिलने वाले मौके भी अलग अलग थे। इसीलिए इस पर चाहे किसी ने कोई भी पाथ चूज किया हो, हर किसी को एक अजीब टेस्ट और अजीब चीजों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो अंधेरे में कोई उन पर नजर रख रहा हो, जिससे उनकी हड्डियां कांप सी रही थी, उन्हें डर लग रहा था। लेकिन ये जो इंटेंट थी जल्दी ही चली गई थी और सभी लोगों को थोड़ा शांति महसूस हुई। विशाल हॉल के अंदर अभी भी एक क्रिएचर अपने आसपास के एरिया को देख रहा था और टाइम टाइम पर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूल रहा था। इवन की कई लाइट डिसाइबल्स को तो उसने गार्बेज भी कह दिया था, लेकिन जब उसकी दृष्टि फ्लोइंग टाइम में स्टेप पर पड़ी तो वो हैरानगी से कहता है, वो देखो उस छोटे बच्चे का क्या हाल है। 1 2 3 4 5 फर्स्ट लेवल के 2 सोर्स लेवल का एक नॉर्मल सा बच्चा, वो अपने साथ 5 एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट लेके आया है। उसका बैकग्राउंड क्या है? ऐसा लग रहा था ये फ्लोइंग टाइम टेम्पल के अंदर बंधे हुए जो जानवर या बीस्ट थे, ये काफी हजारों सालों पहले जिंदा थे, हजारों सालों के हो चुके थे, इनके पास काफी एक्सपीरियंस था और यांकाई के अक्रॉस देख पाना इनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तुरंत ही कहते हैं एक एवरेज एम्परर ग्रेड मास्टर के पास भी इतने सारे एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट नहीं होते। साथ ही जिन 5 चीजों के बारे में उसने बात की थी वो था डिस्ट्रक्टिव थंडरबीट, सीलवर्ड पर्ल, इंसेक्ट स्लैब, ब्रेसलेट, सोल डिस्ट्रक्शन, सोल डिवाइडिंग या सोल डिस्ट्रक्शन डैगर और मेरियट्स रॉड। तभी एक और अजीब पर्सन अंदाजा लगाते हुए कहते हैं, क्या वो किसी ग्रेट एम्परर का वंशज है? इसके अलावा और क्या ही जस्टिफिकेशन हो सकता है कि किसी के पास एम्परर से जुड़े इतने एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट अवेलेबल हो। यहाँ तक कि लेंजुन जैसी हाई लेवल की उस लड़की के पास भी केवल एक ही एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट था, वो भी डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट, जिसे ब्राइट मून ग्रेट एम्परर द्वारा उसे किसी भी डिजास्टर से बचने के लिए और बचाने के लिए दिया गया था। तभी वो पर्सन कहता है, छोड़ो उसे, हालांकि उसकी क्वालिफिकेशन और बिहेवियर काफी बेटर है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है, इससे कोई कांटेक्ट ना रखना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो यांकाई को इग्नोर करके झांग रोसी की तरफ देखता है। हाँ, ये छोटी बच्ची, ये तो सिर्फ सेकंड लेवल हॉरिजन रिटर्निंग लेवल पर है? इतनी कम पावर लेवल के साथ वो यहाँ कैसे पहुंच गई? लगता है इस सांप के सो जाने के बाद से कई अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। लेकिन अगले ही पल वो तुरंत ही कहता है, नहीं, ये छोटी बच्ची नहीं है, वो नहीं हो सकती। अगले ही पल ऐसा लगा होता है जैसे मानो से कुछ पता चल गया और इसकी आंखें एकदम कांपने लगी होती, पूरी बॉडी डर गई होती है। एक ऐसा हो रहा है जैसे मानो किसी ऐसे पर्सन को देख लिया जिसे उसे नहीं देखना था। ये वास्तव में झांग रोसी से डर रहा था, जबकि ये बेहद पावरफुल पर्सन था। इवन के इसके सर से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। ठीक उसी पल झांग रोसी अपनी सहन शक्ति की लिमिट तक पहुंच चुकी थी। फ्लोइंग टाइम स्टेप का जो शिखर या पीक था वो उसके सामने ही था, लेकिन वो पैर हिलाने में कैपेबल नहीं थी और कमिटमेंट से ऊपर देख रही थी। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि पैर हिल नहीं पा रहे थे। फ्लोइंग टाइम की पावर अचानक स्टेप से नीचे निकलकर झांग रोसी की लाइफ पावर को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करने लगती है और उसके पीछे यांकाई जो झांग रोसी को फॉलो कर रहा था दर्जनों स्टेप दूर था। जब उसने देखा कि उसके काले बाल भूरे हो रहे हैं तो यांकाई चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। यांकाई अपनी एनर्जी को जोर से एक्सप्लोड करता है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए बेताब हो जाता है, लेकिन फ्लोइंग टाइम स्टेप के ऊपर हर एक स्टेप बेहद मुश्किल था। देखते ही देखते यांकाई गंतव्य पे एक चींटी जैसा हो जाता। हालांकि अंधेरे हाल में उस अजीब पर्सन ने यांकाई से भी ज्यादा चिंता दिखाई थी। फ्लोइंग टाइम टेम्पल के गार्डियन के तौर पर झांग रोसी की हालत को देखकर आए बदलाव में स्वाभाविक तौर पर कुछ अजीब था, क्योंकि ये गार्डियन है ना, इन्हें झांग रोसी से क्या मतलब होना चाहिए? जो पास करेगा टेस्ट उसे अप्रिशिएट करो। हालांकि पहले तो उसे ये सोचकर खुशी का एहसास हुआ कि झांग रोसी मरने वाली है, लेकिन खुशी अगले ही पल सीरियस एहसास में बदल गई, क्योंकि अगर झांग रोसी वास्तव में ऐसी सिचुएशन में आई तो उसकी जेनेटिक पावर के अंदर की जो अवेकनिंग है वो एक्टिव हो जाएगी, जो अभी डीप स्लीप में है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। जो देखकर वो मॉन्स्टर तुरंत ही हवा में पंजा मारता है, स्पेस ब्रेक करता है और घुस जाता है उस स्टेप के अंदर और झांग रोसी को पकड़ के बाहर ले आता है और कहता है, हे
क्रूअल डेस्टिनी, मुझे उम्मीद है कि मेरा चुनाव सही होगा। और एकदम इम्प्रेशनलेस चेहरे के साथ झांगरोसी को सामने रख देता है। झांगरोसी को बस इतना पता था कि कुछ टाइम पहले उसकी आंखों के सामने से टाइम बहुत तेजी से फ्लो हो रहा था, मानो जैसे कई सौ साल बीत गए। उसकी लाइफ पावर तेजी से कम हो रही थी और वो डेथ के क्लोज जाती जा रही थी। वो पीछे मुड़कर इवन यांकाई को पुकारना भी चाह रही थी, लेकिन मुझसे रियलाइज हुआ था कि वो ऐसा नहीं कर पा रही। और जब उसे लगा मौत से बचना संभव है, तभी आसमान से एक पंजा गिरा जिसने उसे मौत के दरवाजे से बाहर खींच लिया और अंधेरे हॉल में ले आया। ऊपर देखते उसने अपने सामने एक जलते हुए मॉन्स्टर को देखा था, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। जब भी कोई नॉर्मल आदमी अगर ऐसे बीस्ट को देखे तो निश्चित बात है कि वो डर ही जाएगा और डरते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन झांगरोसी को नहीं लगता था कि कोई खास बहादुर इंसान थी। लड़की एक नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करती थी, नॉलेज भी कोई हाई लेवल की नहीं थी, इसलिए डर के मारे उसे बेहोश हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी अननोन रीजन से जब उसकी नजर उस मॉन्स्टर से मिली तो उसे घंटा डर नहीं लग रहा था, इसके अपोजिट वो मॉन्स्टर डरा हुआ लग रहा था। झांगरोसी तो एकदम उसे ऐसे घूरे जा रही होती है, न पलकें झपक रही थी न कुछ, जिससे मॉन्स्टर के जो दिल की धड़कनें थी वो रुक रही थी और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उसके माथे से गिर रही होती हैं। तभी झांगरोसी तुरंत ही कहती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? तुम मुझसे डरे हुए क्यों हो? जैसे ये जाइंट मॉन्स्टर और वो जो आगे वाला मॉन्स्टर था तुरंत ही 2 कदम पीछे हटते हुए कहते, नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, हम नहीं डरे। कौन डरा है? तू डरा है? मैं तो नहीं डर रहा। हाँ हाँ, हमें क्यों डर लगेगा? झांगरोसी इस सवाल में नहीं पड़ती और उस जानवर की तरफ इशारा करके कहती है, धरा। जानवर एकदम प्यार से बिना कोई बकवास किए हुए चुपचाप झांगरोसी के सामने आ जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। उसकी वाइल्ड आंखें एकदम शांत थी, इवन कि उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। तभी झांगरोसी कहती, क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ 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 हाँ। जो देखकर झांगरोसी तुरंत ही कहती, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे उसके सिर को सहलाती है। झांगरोसी तुरंत ही कहती, मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? झांगरोसी को ऐसा लग रहा था कि वो अगर इसे टच करेगी तो कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तभी वो जो बीस्ट होता है वो तुरंत ही कहता है, नहीं नहीं, इस बॉडी के साथ आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी झांगरोसी उस फ्लेम मॉन्स्टर के माथे पर अपना हाथ रखती है और चारों तरफ आग जल रही होती है, लेकिन झांगरोसी के हाथ में कोई जलन नहीं हो रही होती। इनके जो मास्टर थे एकदम ऐसे मतलब प्यार से खुश हो रहा होता है, जिसे कोई जानवर अपने मालिक को देखकर खुश हो रहा हो। ये मन ही मन सोचता है, कितनी अजीब बात है, मैं किसी एक छोटी बच्ची को खुद को टच करने कैसे दे सकता हूँ? ये तो मेरे मान सम्मान के खिलाफ बात है। तभी झांगरोसी कहती, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कॉन्ग। क्योंग कोई है, क्योंग कोई। झांगरोसी तुरंत ही कहती, कितना अजीब नाम है, मुझे अच्छे से पता है ये नाम मैंने पहली बार सुना, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे अच्छे से जानती पहचानती हूँ। क्या आप जानते हो? क्यों? क्यों कोई तुरंत ही कहता, नहीं मुझे नहीं पता। और मन ही मन सोचता है कि बेहतर होगा कि पूरी लाइफ में ये कभी भी ये ना जान पाए कि ऐसा क्यों है। तभी वो तुरंत ही कहती, ठीक है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या आप मुझे वापस भेज सकते हैं? मास्टर बहुत ज्यादा चिंतित होंगे क्योंकि मैं अचानक गायब हो गई हूँ। क्यों कोई तुरंत ही कहते हैं, मास्टर आपका भी कोई मास्टर है? मास्टर मतलब वो पीछे वो वाला वो लौंडा। तभी झांगरोसी कहती है, क्या आप उसे देख सकते हो? जो सुनकर क्यों हैं, इस टेंपल में तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ, इसलिए तो जब मैंने आपको प्रॉब्लम में देखा मैं बचाने आ गया आपको। क्यों कोई कुछ देर बाद रुकने के बाद कहता है, लेकिन आप जैसे ताकतवर इंसान को भी किसी दूसरे की सेफ्टी की जरूरत पड़ रही है। हालांकि उसने आवाज धीमी रखी थी, लेकिन झांगरोसी ने ये आवाज सुन ली थी और वो तुरंत ही कहती है, आप क्या बात कर रहे हैं? मास्टर कमाल के हैं, मैं भला मास्टर जितनी ताकतवर कैसे हो सकती हूँ? उसे लग रहा था क्यों कोई उसे इम्प्रेस करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। तभी क्यों कोई तुरंत ही कहता है, एक दिन तो मजबूत जरूर बनोगी। जिस पे झांगरोसी एक्साइटेड होकर कहती है, बिल्कुल मैं पूरी मेहनत करूंगी, एक दिन मैं मजबूत जरूर बनूंगी। तभी क्यों कोई तुरंत ही कहता है, अच्छा आज हम दोनों का मिलना एक है अच्छा भाग्य माना जा सकता है, इसीलिए मैं आपको एक उपहार दूंगा। और पंजा फैलाते हुए वो व्हाइट की ओर आगे बढ़ाता है और अपने हाथ को जब वो वापस खींचता है तो एक खूबसूरत गुलाबी कलर की पोशाक अपेयर होती है, जो एक पावरफुल एम्परर के ऑरे से भरी हुई थी। वो तुरंत ही कहता, मास्टर मतलब बच्ची, जब तक तुम इसे पहन कर रखोगी, ये पिंक क्लाउड फिनिक्स रोब तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगा। कोई भी नॉर्मल एरा गैरा नत्थु गैरा तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और क्योंकि बिडू लोगों की आम कोई खुद इतना पावरफुल था, तो जिन आम लोगों की वो बात कर रहा था उसके वो आम लोग एम्परर लेवल के ही वॉरियर होंगे। तभी झांगरोसी कहती, वो मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? ये सुंदर सी पोशाक उसे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो एक नॉर्मल फैमिली से नॉर्मल डिसेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। इतनी कीमती चीज को बिना किसी रीजन के ले लेना उससे सही लग नहीं रहा था। तभी क्यों कोई कहता, नहीं नहीं ये तो आपका ही है, मतलब ये आप अपने पास रख लो, आपने इतनी मेहनत की है, ये आपका मौका है, इतनी मेहनत करके आप टेंपल में आई, तो टेंपल में ट्रेजर के लिए ही तो आता है लोग,
तो ये आपका ट्रेजर है, आपकी मेहनत का, है ना, ये आपकी पावर के लिए है, आप इसे रख लो, रख लो, अरे रख लो यार। क्यों कोई तुरंत ही कहता रख लेना मेरी माँ, अगर तू इसे नहीं रखेगी तो कोई चूतिया आदमी आएगा, तुझे छेड़ वेड़ देगा, पेल वेल देगा, तेरी ब्लड लाइन अबेक हो जाएगी, है ना। ये पहन के रखेगी, तू सेफ रहेगी, तुझे याद नहीं आएगा तू कौन है, कोई तुझ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, है। तू ये रख ले मुन्ना। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, सीधा ड्रैगन आइलैंड में जाऊंगा, उन बुड्ढों को ब्लैकमेल करूंगा। आखिर मेरी अकेले की प्रॉब्लम थोड़ी है, वो बुड्ढे भी तो इसमें शामिल थे, उन्हें भी ये झेलना पड़ेगा। मैं उन्हें ब्लैकमेल करूंगा, फिर वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। फ्लोइंग टाइम स्टेप पर तो यहाँ का एकदम बेचैनी से चढ़ रहा था। झांग रोसी अचानक उसके सामने गायब हो गई और वो काफी कंफ्यूज था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो छोटी लड़की किस खतरे का सामना कर रही है या किसी दुर्घटना से ग्रसित हो गई है। यहाँ कई मनी मन खुद को दोषी भी ठहरा रहा था कि उसे झांग रोसी को फ्लोइंग टाइम स्टेप पर चढ़ने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे यांग की चिंता उसके एक्सट्रीम पर पहुंचने वाली थी कि अचानक एक फिगर चमकती और यांग चौंकते ऊपर देखता है तो दंग रह जाता है। झांग रोसी अब फ्लोइंग टाइम स्टेप पर खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे नीचे देख रही थी। उसके बाद जो सफेद हो जाने चाहिए तो एकदम काले हो गए थे, जो देखकर हम कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं उसे कोई एल्यूजन तो महसूस नहीं हो रहा है। जब उसकी बॉडी को टाइम की पावर खत्म कर रही थी तब वो गायब हो गई और जब वो फिर अपीयर हुई थी एकदम ठीक ठाक, किसी भी तरीके से देखो तो पल्ले नहीं पड़ेगा। और जो कुछ भी हुआ वो एक अगरबत्ती जलने जितने टाइम के अंदर था। यहाँ कहीं जल्दी ही पीक पर पहुंचता है और नीचे मुड़कर देखता है तो जो स्टेप थे उनके अंदर की एनर्जी अचानक ही गायब हो गई थी, जैसे मानो अब वो नॉर्मल स्टेप हो। यहाँ कहीं तुरंत ही कहता अभी क्या हुआ। तभी झांग रोसी तुरंत ही कहती है मैं लापरवाह थी, मैं इतनी मगन हो गई थी इस चीज में कि मैं सर के गाइडेंस को भूल गई और जब तक मैंने रिएक्शन दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी यहाँ कहीं कहता वो ठीक है बेटी, लेकिन ये बता कि तू जिंदा कैसे बची है। जिस पे झांग रोसी डरते हुए कहती वो मुझे एक मॉन्स्टर ने बचाया। उसे डरता कि कहीं यहाँ कहीं नाराज ना हो जाए। तभी यहाँ कहीं कहता है एक पावरफुल डेमन, क्या फ्लोइंग टाइम टेम्पल में कोई मॉन्स्टर या किस टाइप का डेमन है। यहाँ कहीं हैरान रह गया था क्योंकि फ्लोइंग टाइम टेम्पल हजारों सालों से अपीयर नहीं हुआ। इस बार भी इसका पैर होना बस एक कोइंसिडेंस था। यांकाई को पूरा यकीन था कि इस जगह किसी भी जिंदा प्राणी को नहीं होना चाहिए था, लेकिन झांग रोसी के अकॉर्डिंग उसे किसी प्राणी ने बचाया। अगर वो इतने टाइम तक जिंदा है तो फिर सोचो वो कितना पावरफुल होगा। तभी झांग रोसी कहती वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम कियोंग कुई है। यांकाई की आंखें फटी की फटी रह जाती, माथे से पसीना बहने लगा होता और वो घबरा कर घूट घुटकते हुए कहता है क्या नाम लिया कि कियोंग कुई। हाँ, उसने खुद ही ये नाम बताया। ऐसा कहते वो सिर झुकाकर यांकाई को देखते हुए कहती मास्टर क्या आपको कोई तकलीफ है, आपको बहुत पसीना आ रहा है। बोलते हुए अपने पंजों में खड़े होकर अपने रुमाल से यांकाई के माथे के पसीने को पोंछने लगती है छोरी। तभी यांकाई अचानक कहता ओह। तभी झांग रोसी कहती क्या सर आप ठीक तो हैं। यांकाई कहता है ठीक, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि उसने कहा था कि उसका नाम कियोंग कुई है। हाँ, उसने यही कहा उसका नाम कियोंग कुई है। यांकाई कहता है क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया। नहीं, उसने मुझे कुछ दिया है। यांकाई कहता है क्या। झांग रोसी तुरंत अपनी सैंड कुई को कंडेंस करती है और एक लाइट उसके हाथों में अपीयर होती है और पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। इस पल तो यांकाई बेहतरीन तरीके से ये देखते हुए हैरान रह जाता है, आंखें सिकुड़ जाती है और दिल बुरी तरीके से कांपने लगता है। झांग रोसी के ऊपर इस समय चुस्त दुरुस्त गुलाबी कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा था जो लचीला सुंदर और बेहतरीन लग रहा था। सही मायनों में सबसे ज्यादा प्यारा था इससे निकलने वाला एम्परर ग्रेड का ऑरा। यहाँ कहीं तुरंत ही कहता वास्तव में एक डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट, वो भी एम्परर ग्रेड की। आखिर ये हो क्या रहा है। लड़की अचानक गायब हो गई। फिर उसकी मुलाकात कियोंग कुई नाम के डेमन से हुई। उसने न केवल इसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि इसका अच्छा ख्याल रखा और उसे ये गिफ्ट भी दिया। दोस्तों, झांग रोसी द्वारा इस एम्परर ग्रेड के आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट किए जाने के बाद उसकी ब्यूटी और इनहेंस हो गई थी। वो झिझकते हुए यांकाई से पूछते हुए कहती है क्या ये सुंदर है। जो देख के यांकाई कहता है सुंदर, हाँ ये बहुत सुंदर है। हालांकि यांकाई के पास 5 एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट थी, लेकिन उसके पास कोई भी डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट नहीं था, जिससे पता चल रहा था कि एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट में भी ये आर्टिफैक्ट कितना रेयर रहा होगा। तभी झांग रोसी तुरंत ही कहती है कियोंग कुई ने कहा कि इसे पिंक क्लाउड्स फिनिक्स रोप कहते हैं। हालांकि मुझे पिंक कलर पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि सर ने कहा है अच्छा है तो मैं पहन लूंगी। तभी आगे कहता है हाँ लगता है उसने तुम्हें काफी अच्छे इरादे से दिया है। अगली बार तुम मुझसे मिलो तो उसे ठीक से धन्यवाद कहना मत भूलना। रोसी याद रखेगी, उसे थैंक यू कह देगी। तभी आगे कहते हैं इसे अभी के लिए अलग रखो, जब तक कोई ऑप्शन ना हो तब तक इसे रिवील मत करना, वरना बेकार की परेशानियां अट्रैक्ट होंगी। झांग रोसी से हिलाते हुए डिवाइन सेंस से वापस इसे गायब कर लेती है। तभी आगे कहता है वैसे रोसी क्या कियोंग कुई ने तुमसे कुछ कहा। तभी झांग रोसी कहती है उसने कहा कि साहब को बता देना अगर वो आखिरी कमरे में जाते हैं और उन्हें कोई चीज चुनने का मौका मिलता है तो उन्हें वो चीज चुननी चाहिए जो सबसे ज्यादा बेकार लगे। तभी आगे कहता है सबसे बेकार लगने वाली चीज चुनो, इसका क्या मतलब हुआ।
वो तुरंत ही कहती मुझे नहीं पता, उसने ऐसा कहने के बाद मुझे वापस भेज दिया। यांग जानता था कि रोसी एकदम साफ दिल की पवित्र लड़की है, वो अपने दिल में तो कुछ नहीं छिपाएगी, यानी कि ये लड़की उसे धोखा नहीं दे रही थी। जो उसे बताया गया उसने यांग को वही बताया। सत्यांग ने इस पूरे सिनेरियो को झांग रोसी को मिले एक कोइंसिडेंस या मौके के तौर पर ही देखा था, वरना एक मामूली सी सेकंड लेवल ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल की कल्टीवेटर क्योंग कुई जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से मिलने के बाद भी सेफली कैसे लौट सकती थी, ऊपर से गुलाबी यानी पिंक क्लाउड फिनिक्स रोब जैसा गिफ्ट लेकर। यांग झांग रोसी को तुरंत ही सीलवर्ड पर्ल के अंदर भेज देता है और शांति से स्टेप के ऊपर बैठकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करता है। थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद यांग खड़ा होता है और फ्लोइंग टाइम स्टेप के पीक पर एक अकेला दरवाजा था। यांग ने इसे पहले भी देखा था और वो समझ गया था कि अगर उसे इस जगह से निकलना है तो यही इकलौता रास्ता होना चाहिए। अपना जो यांग ही था वो उस दरवाजे के पास पहुंचकर धीरे से धक्का मारकर दरवाजा खोलता है और सामने से चकाचौंध भरी रोशनी आती है। इवन की डिवाइन सेंस का यूज करके भी यांग अंदर क्या था वो देख नहीं पा रहा था और किसी खतरे को कंफर्म न कर पाने के कारण यांग थोड़ा आगे बढ़ता है। अगली पल यांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो बॉडी का सारा वेट ही खत्म हो गया हो। वो एकदम कदम दर कदम आगे बढ़ता है और ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अचानक ही बेहद लाइवली सीन अपीयर होता है जिसने यांग को कुछ हद तक फैमिलियर महसूस कराया था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग किलिंग एनिमी टाइप इंटेंट भी महसूस करा रहा था। यांग चौंकता और अपनी आंखें आगे की ओर उठाता है। सामने की सिचुएशन देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाता। जिस प्लेस पर वो खड़ा था वो लगभग 1000 मीटर के व्यास का एक ऊंचा गोलाकार चबूतरा होता है। इस चबूतरे के चारों तरफ गहरी खाई थी जहाँ से चीखें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो नीचे कोई एंडलेस हेल हो जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता। यहाँ के पीछे मुड़कर देखता है तो महसूस होता है जिस दरवाजे से अंदर आया वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। इस ऊंचे चबूतरे पर एक व्यक्ति तलवार लिए चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा था और जब यांकाई अपीयर हुआ तो उसकी आंखें बाज की तरह यांकाई को घूरने लगती है। चारों आंखें एक दूसरे से मिलती है तो यांकाई तुरंत ही कहता है, ब्रदर जियाओ भाई आप भी यहाँ पे हैं, क्या कोइंसिडेंस है। यांकाई ने पता चबूतरे पर खड़ा पर्सन कोई और नहीं बल्कि एज्योर सन टेम्पल का जियाओ भाई था। लेकिन मुरोंग जियो दिखाई नहीं दे रही थी जो इस समय पूरे समय जियाओ बाई के साथ ही ट्रेवल कर रही थी। यहाँ का इस जगह पर आगे बढ़ते हुए जियाओ बाई के साथ साथ आसपास के एरिया को भी देखता है, लेकिन हैरान रह जाता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और जब यहाँ का इस सोच में डूबा ही था कि तभी अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज यांकाई के पास आती है और एक साइन निकलती है यांकाई के बगल से जो यांकाई को हिट होने से बाल बाल बची थी। यांकाई जियाओ बाई की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर जियाओ भाई आपके इरादे क्या है। तभी जियाओ बाई कहता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और उसकी पूरी बॉडी में एकदम बैटल इंटेंट फैल जाती है। तभी आगे कहता है, अभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस तब तक इंतजार करो जब तक हम 4 सीजन रियलम से बाहर नहीं निकल जाते। यहाँ तुम्हारे साथ लड़ना ठीक नहीं। जिस पर जियाओ भाई जिसका चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा था वो तुरंत ही कहता है, क्योंकि अब हम यहाँ पे हैं हमें लड़ना ही होगा। यहाँ के तुरंत ही कहता है, तो ब्रदर जियाओ भाई का मतलब है कि हम में से केवल एक ही यहाँ से निकल सकता है। वो तुरंत ही कहता, लगता है तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, ये एक टेस्ट है जहाँ से जीतने वाला अगले स्टेप पर जाने के लिए क्वालिफाई होगा। यहाँ कैसे देखते ही चारों तरफ हैरान होता है क्योंकि वर्ड एनर्जी कंडेंस होकर 3 बर्ड्स में बदल गई थी जो कि 1 पाथ स्टेप था। ऐसा लग रहा था जियाओ भाई यहाँ पे किसी अपोनेंट का ही वेट कर रहा था और लकीली यांकाई यहाँ पे आ गया था और अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ उसे लड़ना ही पड़ेगा। तभी यांकाई कहता है, जीतने वाला तो आगे बढ़ेगा लेकिन जबकि हारने वाला उसके बारे में क्या। जो देखकर जियाओ भाई कहता है, मुझे नहीं पता, आमतौर पर हारने वाला मर जाता है। जिसके बाद वो कोल्ड इंटेंट से यांकाई को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। जिस पे यांकाई कहता है, नहीं ब्रदर जियाओ भाई, बात बस ये है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता, हमारे बीच कोई बुरी दुश्मनी नहीं, भले ही तुम मेरे बारे में बुरा सोचते हो फिर भी हम दोनों ने साथ मिलकर 4 सीजन रियलम में एंटर किया था। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं तो मैं एल्डर गांव और बाकी लोगों को कैसे समझा पाऊंगा। जो देखकर जियाओ भाई तुरंत ही कहता है, तुम मुझे मार दोगे, हाँ सेक ही बघाड़ना बंद करो। तभी यांकाई कहता है, ब्रदर जियाओ भाई मैं सही कह रहा हूँ, मेरा मानना है कि शांत रहकर इस जगह से निकलने का कोई दूसरा रास्ता हम सावधानी से खोज सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे आने से पहले मैं इस जगह की पूरी छानबीन कर चुका हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ लड़ाई ही होगी। सच कहूँ तो तुम्हारी पावर को देखते हुए जुई को हराना और उसकी पोजीशन को छीन लेना वाकई में चौंकाने वाला था। तुमने 4 सीजन रियलम में एंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन भी दिखा दी, लेकिन ये जियाओ एज्योर सन टेम्पल का डिसाइबल है, जुई का बड़ा भाई, इसलिए मैं चुपचाप उसे पिटते हुए नहीं देख सकता। उस दिन जुई के मन में जो भी कड़वाहट थी उसका बदला आज ये जियाओ लेगा। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे और मेरे कल्टीवेशन में अंतर को देखते हुए ये जियाओ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। 60% पावर काफी होगी, अगर मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस बहन के घोड़े को समझाओ कि 60 नहीं तो 160% पावर भी यूज कर ले तो भी उसका कुछ नहीं होगा। जैसे उसके वर्ड आए जियाओ भाई ने अपनी तलवार यांकाई की तरफ चढ़ा दी होती है।
जिससे एक चौंकाने वाली एनर्जी एक्सप्लोजन निकलती है, जो देख के आंका स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि अब लड़ाई पीछे नहीं हट सकती, इसलिए मैं ब्रदर जियाओ वाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो भी हो उस पर नाराज मत होइएगा। और इतना कहते ही वो स्लॉट लाइट यांकाई को हिट करती है, लेकिन कोई ब्लड नहीं निकलता, बल्कि वो एक मिस्ट में बदल कर गायब हो जाती है। और ये देखकर जियाओ भाई एकदम हैरान रह जाता है और उसके इंप्रेशन बदलते हैं, वो चारों तरफ देखने लगता है। साथ ही वो स्लॉट में अपनी एनर्जी को कंडेंस करते हुए एक डायरेक्शन की तरफ हिट करता है, उसी डायरेक्शन पे यांकाई अपेयर हुआ था, लेकिन इस स्लॉट से हिट होने से पहले यांकाई यहाँ से भाग जाता है। जियाओ भाई की आंखें चारों तरफ घूम रही थी, यांकाई की फिगर का पीछा कर रही थी। वो तुरंत ही कहता है जैसा कि मैंने सोचा, तुम थोड़े अजीब हो, तुमने जुई को कोइंसिडेंटली नहीं हराया। तभी यांकाई हल्की सी स्माइल के साथ कहता है ब्रदर जियाओ भाई, क्या आप अभी आपके अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया? अगर हाँ तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी पूरी पावर का उपयोग करें, वरना। तभी से अबाई कहता है चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो केवल 30% थी। जो देख कर यांकाई कहता ओ 30%, काबिल तारीफ। एज्योर सन टेम्पल के लाइट डिसाइबल से यही उम्मीद है, आप उन दाओ सोर्स लेवल के मास्टर से बिल्कुल अलग हैं जिनका मैंने पहले सामना किया। तभी जियाओ भाई कहता है हार मान लेने में अभी भी देर नहीं हुई, और अपनी तलवार यांकाई की तरफ उठाता है, जैसे मानो यांकाई की छाती को छेद देना चाहता हो। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होगा, तो इन दोनों का जो बैटल है वो नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना, वीडियो पे कमेंट कर देना और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी करते रहना और शेयर भी। बाय बाय। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी पल्ले नहीं पड़ रहा, आज पगला गया हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, वैसे लाइव वाले चैनल में ज़रूर आ जाना जिसमें हम रोज़ रात के लाइव आते हैं।